दोस्तों, ऐसी क्या चीज है जो आपको अभी तंग कर रही है? वो चाहे जो भी चीज हो, मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियां आपसे छीन रही है। तो क्या आप जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? दोस्तों, आज की इस बुक समरी में आपको 3 ऐसे इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला भाग, हर दिन को भरपूर जिएं। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम्स पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहां जाना चाहिए? कैसे वो अपना करियर शुरू करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि तभी उसे उसमें लिखे हुए 21 वर्ड्स मिले, जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। जानते हो वो नौजवान कौन था? वो नौजवान था सर विलियम ओसियर। जो 21 वर्ड्स सर विलियम ने पढ़े वे थे, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे साथ में है उसे देखना। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे नाइट कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हो, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेते हो, तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी आज और अभी। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दें। सर विलियम का यह मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने की बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं जो ज्यादा फायदेमंद है। जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, अपना बेस्ट दें। बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया ही होगा। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बड़ा है। किसी ने इसे नहीं देखा और हो सकता है हम इतनी लंबी जिंदगी ना जी पाएं। तो फिर क्या फायदा कि गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान हो। हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार होते हैं। इससे तो अच्छा है कि उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाली सुबह भी फ्रेश होगी। मिशिगन की मिसेज ई के सील्स के सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी कि तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इंपॉर्टेंस को समझा। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी झेल रही थी और काफी डिप्रेस्ड हो गई थी। मिसेज सील्स किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लग गई। उसे लगा काम करने से उनका मन बहल जाएगा, मगर अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। ऊपर से कोई स्कूल उसकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उसे कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। जब जीने की कोई वजह ना लगे तो इंसान टूट जाता है। मिसेस सील्स पूरी तरह होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उसने अपनी जान देने की ठान ली। मिसेस सील्स को कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उसे लगने लगा कि शायद उसे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहां से आएगी। जो एक चीज मिसेस सील्स को सुसाइड करने से रोक रही थी वो ये कि अगर वो मर जाएगी तो उनकी बहन को बेहद दुख होगा और वो बेचारी फ्यूनरल का खर्चा नहीं उठा पाएगी। फिर मिसेस सील्स ने एक आर्टिकल देखा। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। उसने वो आर्टिकल वहां टांग दिया जहां रोज उस पर नजर पड़ सके। उसने अब अपने पास्ट को भूलकर और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर जीना सीख लिया था। मिसेस सील्स रोज सुबह उठकर खुद को रिमाइंड कराती थी, आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिसेस सील्स अपनी गरीबी और अकेलेपन के डर से बाहर आ गई। उसने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था। उसका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा क्योंकि वो बस अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उसने दिमाग में रखी, समझदार आदमी के लिए हर दिन नई जिंदगी है। हम क्यों अपने प्रेजेंट से दूर भागते हैं? क्यों हम हमेशा फ्यूचर के सुहाने सपने देखते हैं और आज की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं?
जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे, और जब बड़े हो जाते हैं तो शादी करने के सपने देखते हैं। फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है और हम रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं। और जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। जिंदगी जिसे हम देर से समझते हैं, दरअसल हर दिन हर पल को जीने का नाम है। एक पुरानी रोमन कहावत है, कार्पी डाइम, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। आप अपनी जिंदगी के चाहे किसी मोड़ पर हो, इसे एंजॉय करो, इसे जियो। जिंदगी में जो भी मिला है उसे सराहो। ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की, बस उस पर फोकस करो जो आज करना है, क्योंकि पास्ट आपको बस उदास करेगा। जो भी बुरी यादें हैं, रिग्रेट्स हैं, उन सबको पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और जहां तक फ्यूचर की बात है तो आने वाले कल में कई बातें हो सकती हैं। आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो तो होकर रहेगा। आज के बारे में सोचें, आज आपके क्या टास्क हैं, अभी इस वक्त आप कहां हैं। अपने आज को अप्रिशिएट करें। हर रोज एक जिंदगी जिएं। जो 24 घंटे आपको मिले हैं सिर्फ उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे, या फिर इन्हें आप अपने करियर, अपने करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर एक दिन भरपूर जीकर आपको जिंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर पल का मजा लेंगे और अपने हर टास्क पर फोकस कर पाएंगे। जैसे कि सर विलियम ने कहा है, जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूं। अपनी पत्नी को बर्तन साफ करता देख मैं बेफिक्र जिंदगी जीना सीख गया। महान विलियम वुडपेट जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो नहीं पाते थे। उनके पिता की स्टमक कैंसर से मौत हुई थी। महान वुड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयां लिख के दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और चैन से सो सकें। डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड बहुत बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन रहती थी, जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे। वे हमेशा जल्दी में रहते थे और अनकॉन्शियस और टेंस फील करते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में 1000 बातें आती थीं। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी शुरू कर दी। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और अब वे हर मंडे रेस्ट करने लगे थे। एक दिन वे अपनी डेस्क साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इंपॉर्टेंट पेपर मिले जो अब काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वे वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरह फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने कहा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो वो शायद कभी उनसे शादी के लिए हाँ नहीं करती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को यह काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती हैं। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तन की फिक्र आज नहीं है और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो भी गंदे भी नहीं हुए, उन सबको वे आज ही साफ कर लें किसी भी सूरत में। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई। वे दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया था। ये याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिएं, क्योंकि अब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफर करेगी और लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। दोस्तों, दूसरा स्टेप है वक्त हर चीज का मरहम है। लुइस मुटेंट जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल खो दिए हैं और वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज की फिक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी थी उन्हें, जबकि वे साल उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया।
लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी जिंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वे रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वे अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबियां बता सकें। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वे एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी जिंदगी में उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ था। 1937 में भी वो बैंकरप्ट हुआ। हालांकि उसने काफी परेशानियां झेली, मगर वो फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था, कई सारे लोग उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो पेपर की एक सीट और एक पेंसिल अपने पास रखें। जो भी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़े, उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपनी डेस्क की किसी ड्रॉअर में डाल दें। 2 हफ्ते के बाद फिर से वो पेपर पढ़ें जो तुमने उस पेपर में लिखा था। अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उसे फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रॉअर में रहने दें। आपकी परेशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी ड्रॉअर के अंदर है, मगर इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई होंगी। बिल कहते हैं, मैंने महसूस किया है कि अगर मैं पेशेंस रखता हूं तो मेरी सारी चिंता फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की एडवाइस हमेशा याद रही। इससे उनको बहुत सी चीजों में मदद मिली। तो अभी आपको किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा जो अभी सॉल्व नहीं हो रहा है वो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगा। प्रोफेसर विलियम्स फिलिप्स को लगता था कि उनकी आंखें अब नहीं रहीं। 5 मिनट कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभ रहा है। प्रोफेसर विलियम को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग न छोड़नी पड़ जाए। एक दिन उन्हें एक स्पीच के लिए इनवाइट किया गया। वहां लाइट इतनी ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नजरें फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी। मगर जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आंखों में पेन महसूस नहीं हुआ। वे पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम को लगा अपने टीचिंग के पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। जब उनका दिमाग कोई बेहद जरूरी काम में लगा होता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। टीचिंग के लव ने प्रोफेसर विलियम को जिंदगी जीना और इसे एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि वो उनका पहला और लास्ट डे हो। जब वे सुबह उठते थे तो अपने स्टूडेंट से मिलने का वेट करते थे। ये उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था। और अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड जो प्रोफेसर विलियम ने अपनाया वो था कि कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहें। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद नहीं रहता। तीसरा मेथड है फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। वे हर सुबह टेनिस खेलने लगे। फिर नहाने के बाद वे अपना लंच लेते थे। दोपहर में वो गोल्फ खेलने चले जाते और कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते रहते। उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। चौथा मेथड है खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। प्रोफेसर विलियम को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर विल्बर क्रॉस से एक एडवाइस मिली। मिस्टर क्रॉस ने उन्हें बताया कि कई बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं जिससे मैं प्रेशर में आ जाता हूं। तब उस वक्त में मैं क्या करता हूं कि रिलैक्स बैठकर बस अपना पाइप पीता रहता हूं और कुछ नहीं। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का 5वां और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वे उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं 2 महीने हो जाने दो फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा तो अभी क्यों करूं। थर्ड और लास्ट स्टेप है एक बार में एक काम। एक बार पेंसिल्वेनिया के एक हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहां आता तो तोता ये बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वो बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब है कि आप पर चाहे जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो फिर भी काम और कंपोज्ड रहने की कोशिश करें। एक एक करके ही अपनी हर रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। कैसे जॉन डी रॉकफेलर 45 सालों तक उधार की जिंदगी जीते रहे। 33 की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलेनियर बन गए।
जब वे 43 के हुए उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैंडफोर्ड आयल लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी, मगर 53 साल के होते होते उनका बिजनेस धीमा पड़ने लगा। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते, मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे, वे टकले हो गए थे। कभी वे स्ट्रॉन्ग इंसान हुआ करते थे, मगर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। किसी भी शौक या आराम के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सक्सेस टेम्परेरी थी। उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज गार्डनर उन्हें सेलिंग के लिए इनवाइट करते, मगर जॉन डी कभी नहीं जाते। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता था। वो हंसना भूल गए थे, सबको उनसे डर लगता था। जॉन डी किसी की भी अच्छाई नहीं देखते थे, और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। उनकी ऑयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज किया था, वे सब अब चेंज की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वे ढंग से खा नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था। या तो वे कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वे रिटायर नहीं हुए तो 53 की उम्र में मर सकते थे, और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ रूल्स बताए। पहला तो ये कि कभी टेंशन ना लें। जॉन डी को हर पल में टेंशन देने वाली बातों से दूर रहना था। दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है। रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और तीसरी खास बात कि अपनी डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करने शुरू किए, तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वे अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेबर्स से दोस्ती भी कर ली थी। थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी। यही नहीं, अब वे गाने भी लगे थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की जिंदगी में आया वो ये कि अब दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वे रिटायर हुए तो उनके पास काफी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था, उससे वे ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते थे। अब उन्होंने पैसे कमाने के बारे में सोचना छोड़कर लोगों की हेल्प करने लगे थे। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटे से कॉलेज की मदद भी की। उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट करके इसे बंद होने से बचा लिया था। वो छोटा कॉलेज बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी बना। जॉन डी ने माइनॉरिटीज के स्कूल जैसे टस्कीगी कॉलेज को भी काफी पैसा डोनेट किया। एक बार साउथ यूएस में हुकवर्म की बीमारी फैल गई थी। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था, उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलियंस डोनेट कर दिए, ताकि इस बीमारी से एक बार में ही हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। और यहीं से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज रॉकफेलर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जिसका एम है बीमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना। रॉकफेलर ने कई रिसर्च के लिए फंडिंग भी की है। जॉन डी की हेल्प की वजह से ही साइंटिस्ट मिरेकल ड्रग बनाने में कामयाब हो पाए। ह्यूमैनिटी को मलेरिया और ट्यूबरलोसिस जैसी बीमारियों से बचाकर उसकी प्रोग्रेस में रॉकफेलर फाउंडेशन ने काफी मदद की है। जॉन डी ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया। उनकी कंपनी स्टैंडफोर्ड आयल कंपनी कोर्ट केसेस हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई मिलियंस का नुकसान भी हुआ। मगर जैसा कई लोगों को लगा कि वे टूटकर बिखर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जॉन डी अब अपनी जिंदगी से खुश थे। जॉन डी ने अब बेवजह फिक्र करना छोड़ दिया था। इन्होंने अब जीना सीख लिया था और वे पूरे 98 सालों तक जिए। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। ये बुक समरी आपको बताती है कि किस तरह एक वक्त में ही काम करें जिस पे आप पूरा ध्यान लगा पाएं, अपना सारा एफर्ट डाल पाएं। बस अपने पास्ट को भूल जाएं, सिर्फ प्रेजेंट पर सारा ध्यान दें। जो सामने है बस उसी पर फोकस करें कि आज आपको क्या काम करने हैं, आपके टास्क क्या हैं। खूब मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।